गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 61 पर। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ऑफ विंडर्स को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था। उस समय वहां बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बॉल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। उनका बहुमत न था। मुझे अपनी तरह याद है कि मजदूर दल के इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बॉल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लॉस्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी एक प्रयास की निंदा की। उन्होंने, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बॉल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल को उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़े तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार ना हो। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यदि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है। अल्पमत यानी जिसका बहुमत कम है, और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप में से काफी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनाव के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के, मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में केवल 50 रह गए। श्री बॉल्डविन प्रधानमंत्री बने तब मैं वहीं था, लेकिन एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया था, विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखिए। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो, चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इससे काफी आश्चर्य हो रहा है कि जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ श्री मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे। उन्होंने एक भी
बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर, जो उस समय अध्यक्ष यानी स्पीकर थे, उससे विधान भ्रम कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया, मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात पर निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5 और 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया। उनकी दृष्टि में नीति परायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं, मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं, और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वालों का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि लोस्की महाशय है। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति परायण है। यदि समाज नीति परायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है। अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता यह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतर आत्मा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों को कभी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड में एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की। वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची खुची संपत्ति हो राज्य की ओर से, उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था। वह प्रसन्न था जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी, तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष
करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। वह इस बात की परवाह नहीं करती है कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताजा उदाहरण है। वह जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों का कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो आपको व्यर्थ चोट पहुंचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं। मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की जरूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे भी इस अन्याय से मुक्त हो सके। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीति इतिहास का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का चित्र मात्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारे देश का जो प्रजातंत्र है उसे सफल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे कि हमारे देश का जो प्रजातंत्र है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो बनी रहे। और अब है आपके लिए इस पाठ से संबंधित प्रश्न। तो इनके जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी के उत्तर आपने अगर ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिखेंगे। और इसके बाद भी अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।